दोस्तों हमारे समाज में कई बार कुछ ऐसे मामले, कुछ इस तरीके के क्राइम होते हैं कि जिसको हम आप लोगों तक सुनाते हैं या फिर आप लोग मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर उन खबरों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को यकीन नहीं होता और आप लोग सोचते हैं कि आखिर इस तरीके का कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब पहली बार में इन कहानियों को, इन घटनाओं को हम पढ़ते हैं, इनके ऊपर स्टडी करते हैं तो मन बहुत व्याकुल हो जाता है और ये समझ नहीं आता कि आज का जो समाज है ये आखिर किस तरफ जा रहा है। इस समाज में आखिर किस किस तरीके के लोग पड़े हुए हैं, क्या क्या उनकी मानसिकता है। दोस्तों क्राइम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान इसे करने से पहले बहुत प्लानिंग करता है। फुल प्रूफ प्लानिंग करने के बाद में वो एक तरीके से क्राइम करता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद ही बहुत अच्छे तरीके से वो ये सब कुछ करके बच के निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि दोस्तों इंसान भले ही कितने ही ज़्यादा सतर्क होकर क्राइम कर ले, कितनी ही ज़्यादा चालाकी से क्राइम कर ले, क्राइम आखिर क्राइम होता है और आखिरकार ये पुलिस की पहुंच तक जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है वो पहुंचता है और उसके बाद में जो उसका भेड़िए वाला चेहरा होता है पुलिस वो बेनकाब करती है और लोगों के सामने जब ये सच्चाई पहुँचती है तो लोग वाकई सुनने के बाद में हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। और दोस्तों आज की कहानी के अंदर एक लड़की का सगा भाई कोर्ट के अंदर पेश है, उसके 3 दोस्त हैं और कोर्ट की तरफ से जो जज साहब होते हैं वो फैसला सुनाते हैं। कहते हैं कि सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो भाई है और इसके जो 3 दोस्त हैं इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ के साथ इन लोगों के ऊपर लगभग 6,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। अब दोस्तों जब ये खबर लोगों तक पहुंचती है, लोग इस खबरों को सुनते हैं तो वाकई लोग ये सोचते हैं कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। इस भाई को इससे भी बड़ी कोई अगर सज़ा होती तो वो मिलनी चाहिए थी। आखिर लोग इस तरीके से क्यों बोल रहे थे, आखिर इस भाई का क्या दोष था, पूरी कहानी में विस्तार से आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों कल के दिन मैंने आप लोग को एक अपडेट दिया था। मैंने आप लोग को बताया था कि मुझे हॉस्पिटल जाना है और हो सकता है कि मुझे वहाँ पर एडमिट होना पड़े। लेकिन दोस्तों मैं हॉस्पिटल गया था लेकिन डॉक्टरों ने अभी नेक्स्ट टाइम की डेट दे दी है और अभी कुछ मेडिसिन देकर मुझे कह दिया है कि तुम अभी घर पर रेस्ट करो। और इस तरीके से आज मैं फिर से आप लोग को एक लाइव कहानी सुना रहा हूँ। और दोस्तों आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है राजस्थान प्रदेश की और राजस्थान प्रदेश का शहर जयपुर। और इस जयपुर के अंदर 25 फरवरी साल 2024 को एक केस की सुनवाई चल रही थी और केस की सुनवाई चल रही थी जो जयपुर का जिला पॉस्को जो विशेष न्यायालय है उसके अंदर ये सुनवाई चल रही थी। और ये जो सुनवाई चल रही थी उसमें एक भाई और उसके 3 दोस्त खड़े हुए थे और ये पूरा मामला था एक लड़की के मर्डर का। अब दोस्तों वहाँ पर जो जज साहब होते हैं वो फैसला सुनाते हैं कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो भाई है और इसके जो 3 दोस्त हैं इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ के साथ इनके ऊपर 6,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। अब दोस्तों जज साहब ने जब इस तरीके की सज़ा सुनाई तो आखिर क्यों सुनाई, लोग ये जानना भी चाह रहे थे। दरअसल कहानी शुरू होती है लगभग अब से 4 साल पहले से और 4 साल पहले की ये बात है। और दोस्तों 17 मई साल 2020 को ये जो लड़की है, जिस लड़की के केस की सुनवाई चल रही है, शाम के करीब 4 बजे के आसपास ये जो लड़की है ये घर से गायब हो जाती है। उसके बाद में इस लड़की के घर वाले, इसके भाई और इसके माता पिता इस लड़की को ढूंढने लगते हैं। अब दोस्तों इस लड़की के लिए चिंता इसलिए भी थी कि मानसिक रूप से ये लड़की थोड़ी सी ठीक नहीं थी और एक तरीके से दिव्यांग थी, इसका दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं था। इसलिए हमेशा इसको परेशानी रहती थी, ना तो इसको एक तरीके से बाथरूम जाने का होश रहता था, ना तो कुछ, ना कपड़े पहनने का होश रहता था। अब दोस्तों जब ये लड़की गुम होती है तो घर परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर उनकी बच्ची कहाँ चली गई। पहली बात तो ये कि वो मानसिक रूप से दिव्यांग है और दूसरी बात यह कि वो कभी घर से बाहर भी नहीं जाती थी। अब दोस्तों वो दिन तो गुजर जाता है लेकिन जैसे ही 18 मई का दिन आता है वहीं के जंगलों में एक लड़की का शव मिलता है, लड़की जिसकी उम्र 14 साल के आसपास है। अब दोस्तों जैसे ही सुबह सुबह उस शव को लोग देखते हैं लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। तुरंत इसके घर वालों को खबर दी जाती है कि लड़की तो वही है जिस लड़की की कल गुमशुदगी की बात की जा रही थी। उसके बाद में दोस्तों आनन फानन में पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो देखती क्या है कि वहाँ पर लोगों का एक हुजूम खड़ा हुआ है और ये जो लड़की है इसकी डेड बॉडी उन्हीं जंगल में पड़ी हुई है। उसके बाद में पुलिस उस डेड बॉडी के पास में पहुँचती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही पुलिस उस डेड बॉडी के पास पहुँचती है
लोगों को वहाँ से हटाती है। तो सबसे पहले जो क्राइम सीन होता है उसको पूरी तरीके से एक तरीके से बाउंड्री लगाती है और उसके बाद में देखने की कोशिश करती है कि आखिर यहाँ पर कातिल ने कोई सुराग छोड़ा है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों पुलिस बड़ी हैरत में जब आ जाती है जब पुलिस को ये दिखाई पड़ता है कि कत्ल करने से पहले इस दिव्यांग लड़की का, जिसकी उम्र मात्र 14 साल है, उसके साथ में रेप हुआ है। और रेप भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि इसके साथ में गैंग रेप हुआ है। इस तरीके की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अब दोस्तों पुलिस उसके बाद में जब बड़ी बारीकी से छानबीन करती है तो पुलिस को उस लड़की के हाथ में कुछ बाल मिलते हैं। अब दोस्तों पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर घर वालों से पूछताछ करती है, वहाँ पर जो लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है कि किसी ने इस लड़की को किसी के साथ आते जाते देखा था। क्योंकि दोस्तों लड़की मानसिक रूप से उसका जो दिमागी संतुलन था वो ठीक नहीं था, दिव्यांग थी। इसलिए घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी की या फिर तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी रही हो, क्योंकि बेटी तो एक तरीके से मानसिक रूप से दिव्यांग है तो उसका तो किसी से कोई लेना देना रहा नहीं होगा। अब दोस्तों पुलिस जो थी इस पूरे मामले में जब छानबीन कर रही होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो शक है वो उसके भाई के ऊपर जाता है। अब जैसे ही भाई के ऊपर शक जाता है उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें ये पुष्टि हो जाती है कि इस लड़की का गैंगरेप किया गया है और गैंगरेप करने के बाद में गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। दोस्तों लड़की की जो माँ होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है, लेकिन जो भाई के जवाब थे ये थोड़े से तिरछे दिखाई पड़ रहे थे। कभी वो कुछ कह रहा था, कभी वो कुछ कह रहा था। लेकिन दोस्तों पुलिस शक के आधार पर तो उस भाई को गिरफ्तार कर नहीं सकती थी। इसलिए पुलिस जो बाल उसके पास में थे, पुलिस को जो बाल मिले थे, उन बाल को जांच के लिए भेजती है और FSL लैबोरेटरी में जांच की जाती है। उसके बाद में जब बालों का जो सैंपल है जब वहाँ पर भेज दिया जाता है, जब जांच की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में जिन चीज़ों का खुलासा होता है, यकीन मानिए दोस्तों आप लोग बड़ी हैरानी करेंगे। क्योंकि उससे पहले पुलिस कई लोगों के DNA भी ले चुकी थी, लेकिन जो DNA पुलिस ने लिए थे और जो रिपोर्ट वहाँ से आई थी वो उसके ही सगे भाई के साथ में मैच कर जाती है। अब दोस्तों जैसे ही सगे भाई के साथ में वो DNA जो FSL की जो रिपोर्ट आई थी, जो बालों का जो सैंपल भेजा गया था, वो मैच कर जाती है। उसके बाद में पुलिस उस भाई को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस थाने लेके जाती है। अब दोस्तों पुलिस थाने ले जाने के बाद में जब इस भाई से पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो ये भाई पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, इधर उधर की बातें बताता है, कहता है मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरा इस केस से पूरी कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो अपनी बहन को पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा सा कम था, इसलिए पूरा ही घर उसे चाहता था। लेकिन दोस्तों पुलिस बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि जो सबूत है वो मैच हो रहे हैं इसी के साथ में, इसलिए पुलिस इसके ऊपर सख्ती दिखाती है। अब दोस्तों जब पुलिस इसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है वो कहानी वाकई हैरान करने वाली होती है, परेशान करने वाली होती है। दरअसल ये जो भाई है ये बताता है कि उसकी जो 14 साल की बहन है ये दिमागी तौर पर थोड़ी सी कमज़ोर थी और दिव्यांग थी, इसलिए हमेशा मैं इसकी चिंता में रहता था। लेकिन दोस्तों ये भाई आगे जो बताता है वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाला होता है। ये भाई बताता है कि मेरी बहन को होश नहीं रहता था कि उसे कब पेशाब करने के लिए जाना है, कब उसको टॉयलेट जाना है। इस तरीके की जब मैं चीज़ें देखता हूँ तो कई बार तो ऐसा होता था कि वो अपने कपड़ों में ही इस तरीके की चीज़ें कर दिया करती थी। इसलिए मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा ऊब चुका था, इसलिए मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में मशवरा किया कि मुझे मेरी बहन की हत्या करनी है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर इस भाई ने, उसके दोस्तों ने प्लान बनाया कि हत्या तो करनी ही है, क्यों ना उसके पहले इसका रेप करा जाए। उसके बाद में ये जो भाई था अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बहन का जो 17 मई साल 2020 का दिन होता है उसी दिन 4 बजे के आसपास अपनी बहन को बहला फुसला कर ये जंगल में लेके जाता है। और जंगल में ले जाने के बाद में अपने 3 दोस्तों के बाद में पहले तो अपनी बहन के साथ में ये खुद रेप करता है, उसके बाद में अपनी बहन को 3 दोस्तों को सौंप देता है। उसके बाद में बारी बारी से वो जो 3 दोस्त होते हैं वो उसका रेप करते हैं। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो दरिंदा भाई था और इसके जो दोस्त थे वो रुकते नहीं। उसके बाद में बारी बारी से उस लड़की के साथ में रेप करते हैं। रेप करने के बाद में जब इनका मन भर जाता है तो उस लड़की को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और शव को वहीं कहीं झाड़ियों को छिपाकर ये घर वापस आ जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद में इस तरीके से पूरे केस का खुलासा हो जाता है। उसके बाद में इस व्यक्ति को जेल भेजा जाता है, कोर्ट में केस पहुंचता है, केस चलता है, सारे सबूत जो होते हैं वो इस लड़के और इसके दोस्तों के खिलाफ जाते हैं। उसके बाद में इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा इस कहानी के अंदर एक लड़की जिसका दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है, ऊपरी बात है,
ऐसा नहीं है कि इसमें लड़की की कोई गलती हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो भाई है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बहन की हत्या की प्लानिंग करे और पहले उसके साथ में बहुत ही बेरहमी से रेप करे और उसके बाद में उसकी गला घोंट कर हत्या कर दे। दोस्तों, ऐसे भाई को जो उम्र कैद की सज़ा मिली है, क्या ये ठीक है? और इसको क्या और भी कोई बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी? आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोगों के जो भी कल कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें मोहम्मद इकबाल जी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको सेहतियाब करे। तो मोहम्मद इकबाल जी, इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में निखिल सैनी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, कुशीनगर से कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, लिखते हैं ईद मुबारक हो सभी भाइयों को, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये तपन करके आईडी है, लिखते हैं इसमें दोनों अरेस्ट हुए कि नहीं, ये केस का अपडेट क्या है? तो भाई वो जो दोनों हैं, जो लड़की है उसका जो प्रेमी है, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। 26 दिन का समय गुजर चुका है, लेकिन पुलिस उनकी छानबीन कर रही है और बहुत जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में ज़रूर आएंगे। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं भगवान आपकी तबीयत को ठीक करे, रेणु सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में रंजीत सिंह हैं, लिखते हैं गुड नाइट सर, रंजीत सिंह आजम वाला। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में अस्सलाम वालेकुम शाबेज भाई, मेरा नाम इस्लाम शेख है और मैं यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से टॉन मोदाहा से हूँ और आपकी कहानी सुनता हूँ, भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब नमस्कार सर जी, कहानी आप सुनाओ या नहीं, कमेंट्स आप सुनाओ या नहीं, आप सलामत रहो, निरोग रहो। कमेंट्स तो कभी भी सुन सकता हूँ, लेकिन हम कमेंट्स करते रहूँगा, कोई बात नहीं, थैंक यू सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी, आपकी दुआ से डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है तो एडमिट नहीं करना पड़ेगा और कुछ दवाएं दी हैं, जिससे वो दवाएं लेकर मैं आज घर आ गया हूँ। उसके बाद में अनिल सालोंके जी हैं, लिखते हैं शाबिज जी आप पूरी तरीके से सेहतमंद हो जाएंगे, तब कमेंट्स पढ़ना। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द पहले जैसी तंदुरुस्ती प्राप्त हो और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो ये 617 जी, अच्छी खबर ये है कि मैं आज हॉस्पिटल गया था, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स ने पहले सारे चेकअप किए, सारी चीज़ें देखी, उसके बाद में कुछ दवाएं दे दी और कहा ये दवाएं खाओ और घर पर ही थोड़ा आराम करो, बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगे। और दोस्तों, उसके बाद में दवाएं लेकर मैं घर आ गया। आप सभी लोगों का प्यार मेरे साथ है और जिस तरीके से आप लोग अपना प्यार दिखाते हैं, अपना सपोर्ट दिखाते हैं, उससे मुझे बहुत मजबूती मिलती है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैं मोटिवेट होता हूँ। तो इस तरीके से अपना प्यार बनाते रहिए, हमारी कहानियों को दोस्तों के साथ में अपने जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर शेयर करते रहिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा प्यार मिलता है। आपके जो दोस्त रहते हैं उन तक भी ये कहानी पहुँचे, लोग जागरूक रहें किस तरीके से ज़माने में क्राइम हो रहा है और क्राइम करने वाला आखिर कितनी ही ज़्यादा चालाकी से क्राइम करे, आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आता है और उसके बाद में उसकी जो असली सच्चाई होती है लोगों तक पहुँचती है। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।